स्ट्रेटेजाइज करके जो कि बना रखा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और आज के कोड ऑफ द डे जो कि यहाँ पर एक वीडियो है, ये एक नोएडा में स्माइल फ्लोर की क्लास है जो कि यहाँ पे चलती है। ये पर्सन बड़े इंस्पिरेशनल पर्सन है, तो मुझे लगता है जिंदगी में अगर आपके आसपास ही इतने लोग हो जो कि इंस्पायर करने वाले हो, तो आपको कोई कोट की जरूरत होती है। तो यहाँ ये सुबोध जी है, और जो है दिव्यांग है, कोई फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है, अपनी जिंदगी बहुत ठीक ठाक तरीके से जी रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी डेली शाम में जो है ना, डेली शाम में 1-2 घंटा निकालते हैं और सारे गरीब बच्चे जो स्लम के हैं, उनको पढ़ाते हैं। आप समझ नहीं सकते लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन इस पर्सन का क्या है। मतलब कुछ हो सकता है, तो आप सबको भी जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए, है ना कभी 1 घंटा वीक में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने आसपास आपके गार्ड के जो बच्चे होते हैं, आपके मेड के जो बच्चे होते हैं, आपके आसपास कोई स्लम एरिया होगा, करके देखिए, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ये आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन में और बाकी जिंदगी के अंदर भी बहुत काम देगा। ऑलराइट। और अगर उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि आसपास ऐसा कुछ नहीं है, तो आप स्माइल फॉर ऑल की वेबसाइट पे जाके वॉलंटियर फॉर्म फिल करिए, और वहां पे जाके आपको जो है वो आपके सिटी के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो, और वहां से आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे। सबसे पहले तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भी जो है वो रिटेलिटरी एक्शन लिया, जैसे कि कल हमने कई सारे एक्शन है जो कि लिए थे कल पहलगांव के अटैक के बाद में, तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ चीजें आई है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी रीजंस को लेकर बताया गया है ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे गाजा एयर को लेकर है, इसराइल को लेकर, यहाँ पे रशिया के और यूक्रेन के वॉर को लेकर है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, कुछ भी खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, ये वाला 2 आर्टिकल, एक ही आर्टिकल है जो कि फ्रंट पेज के ऊपर इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस्लामाबाद ने भी जो है वो कुछ काउंटर मेजर है जो कि अपनाया है, जब हमने हमारे 5 प्रोलॉन्ग्ड रेस्पॉन्स है जो कि पहलगाम अटैक के बाद में करे हैं। तो हमने जो एक्शन लिए थे वैसे ही सेम जो एक्शन है जो कि पाकिस्तान ने भी लिए, जैसे कि, और क्या इंडिया को कोई इससे फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हार्डली जो है वो पाकिस्तान इंडिया के लिए, अगर मैं बात करूं ट्रेड के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर या बाकी चीजों के अंदर कोई मैटर करता है। तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है, तो पाकिस्तान का ने क्या किया, अपना जो एयर स्पेस है ना वो इंडियन एयरलाइंस के लिए शट डाउन कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा लॉन्ग रूट है जो कि लेके जाना पड़ेगा, अगर गल्फ में या बाकी जगह पे अगर इंडियन फ्लाइट जा रही है, तो वाघा बॉर्डर के ऊपर ट्रांजिट और ट्रेड को क्लोज कर दिया गया। सार्क का वीजा जो कि काफी पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था, ये है ना 2002 के अंदर जो सार्क कंट्रीज है ना उनके लिए इस वीजा की शुरुआत है, जो कि करी गई थी। तो ये सस्पेंड कर दिया गया वीजा, बस जो सिख जो पिलग्रिम्स है उन्हीं के लिए है जो कि इसको ऊपर रखा गया है। इसके अलावा इंडिया के डिफेंस नेवल एयर एडवाइजर जो है उनको एग्जिट करने के लिए बोला गया है, कमीशन की स्ट्रेंथ कम कर दी है। और इन्होंने बोला कि हमने जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर भी हमने बोला था कि उसके ऊपर भी हम लोग अभी हमने उसको होल्ड पे कर दी थी, और हम लोग उसके ऊपर वापस से सोचने के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो कि माना जाएगा, और शिमला अकॉर्ड जो है उसको भी होल्ड पे रख दिया गया। तो खैर हमारे लिए अगर बात करें तो कोई ज्यादा इनके कमेंट से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्क के जो ये वीजा वाला है ना, ये फिर भी आपको थोड़ा जानना जरूरी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि सार्क कंट्रीज के बारे में भी आपसे पेपर में पहले तो खैर, अब तो खैर सार्क का कोई जो यूसेज है, मतलब जो सार्क का जो पहले के टाइम पे जो वैल्यू हुआ करती थी ना, अब तो खैर वो बची नहीं है वैल्यू, वो पूरी तरीके से खत्म ही हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में भी क्या है कि अगर कोई इस तरीके के वीजा के ऊपर कोई डिस्कशन होता है, तो डेफिनेटली जो है वो आपसे पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये तो क्या था, ये भी बहुत पहले एक ट्रीटी है जो कि करी गई थी, है ना 2002 के टाइम पे ये वीजा की अवेलेबिलिटी है जो कि करवाई गई थी, और उसके बाद से ही दोनों देश जो भी सार्क के मेंबर है उन सभी को आपस में एक दूसरे के लिए वीजा जो है वो थोड़ा इजी हो गया था। समझ गए। तो और सार्क के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको हमारे आसपास के सारे कंट्रीज आपको मिलेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो वर्ल्ड के 3%, सार्क का अगर बात करें तो वर्ल्ड का 3% के आसपास लैंड एरिया है, और वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो हमने क्या है कि सार्क के ऊपर तो हमने ध्यान देना ही बंद कर दिया है। हम जो अभी काम करते हैं वो मेजरली जो है वो बिम्स्टेक के ऊपर ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर आपको काठमांडू के अंदर है जो कि आपको देखने को मिलेगा। और ठीक है, 9
8 इसके मेंबर है जो कि मैंने आपको नाम बताया, और 9 इसके ऑब्जर्वर भी आपको देखने को मिलते हैं। और 1985 में अंदर शार्क का ये जो सार्क है, इसकी शुरुआत कहाँ पे, ढाका के अंदर है, जो कि करी गई थी। ठीक है, चलिए। जो है सार्क के बारे में कभी भी डिस्कशन होना भी बंद हो चुका था, लेकिन अभी रिसेंटली जो है वापस से इसके बारे में, क्योंकि ये जो वीजा है ना, इसके बारे में चर्चा होना स्टार्ट हुई, इसीलिए वापस से इसके बारे में ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली के अंदर हुआ क्या था कि फोर्थ सबमिट हुआ था एक बार, जो ये सार्क का सबमिट हुआ था, ये हुआ था इस्लामाबाद के अंदर। ये 88 की, तो वहां पे सबसे पहले इसके बारे में चर्चा है जो कि स्टार्ट हुई थी कि सार्क के वीजा एग्जाम्पशन स्कीम को लेकर, है ना। इसको लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर, लेकिन पहली बार चर्चा 88 के अंदर स्टार्ट हुई थी कि कुछ डिग्नेटरीज को सार्क कंट्रीज के जो है ना स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ में अवेलेबल करवाया जाएगा। आई थिंक अभी थोड़ा सही रहेगा आवाज में। अ, अभी ये घर में काफी जगह पे काम चल रहा है, बहुत अलग अलग, तो बहुत सारी आवाज है जो कि हो रही है, तो प्रोबेबली आज सारी चीजें हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, होपफुली आवाज आ रही होगी, एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो कि हाँ सर आवाज है जो कि आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शिमला अकॉर्ड के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि शिमला अकॉर्ड भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कि आज के टाइम पे बन गया है, तो उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। चलो, बहुत परफेक्ट है, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी जो डिस्कशन कर रहे थे वो स्टार्क के ट्रैवल एग्जाम्पशन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं इसको आ, थोड़ा सा आपको इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। फोर्थ सबमिट है ना इस्लामाबाद, ये हमने बात करी ली थी पहली बार 1988। इसकी जो शुरुआत हुई वो 1992 के अंदर हुई पहली बार, इसको स्टार्ट किया गया, और इसमें 24 कैटेगरीज है जो कि बनाई गई थी, है ना। और 24 कैटेगरी के अंदर जज हो गए, जैसे हाईकोर्ट के, पार्लियामेंट्रियंस हो गए, सीनियर ऑफिशियल्स हो गए, कई सारे बिजनेसमैन है, जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, समझ गए, इन सबको इसके अंदर इंक्लूड है जो कि किया गया था, है ना। स्पेशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि इसके अंदर अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, जो एग्जामेशन है जो कि मिल जाता है, तो आपको सारे कंट्रीज में वीजा लेने की जरूरत नहीं है, इनके थ्रू आपका इजीली काम हो जाएगा, है ना। तो ये 8 कंट्रीज के लिए है जो कि ये बनाया गया था। ऑलराइट, चलिए, इसके अंदर ये भी था कि जो 7 कंट्रीज है ना उसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम भी मिलेगा, आप अकेडमिक्स के अंदर साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हो, टूरिज्म एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कुछ काम भी कर सकते हो, तो ये सारे एडवांटेजेस भी जो है वो इसके अंदर दिए गए थे। तो ये सारे कुछ एक्शन है जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो है वो रिसेंटली लिए गए, जब हमने रिटेलिटरी एक्शन है जो कि लिया है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, यहाँ पे बात करेंगे तमिलनाडु को लेकर। तो तमिलनाडु ने एक और इनिशिएटिव जो कि लिया है, वो लिया है मेयोनीज को लेकर। मेयोनीज आपने सभी ने कभी ना कभी तो खाई होगी, ये मेयोनीज, है ना। मेयोनीज काफी लोग जो है वो टेस्ट के पर्पस के लिए मोमोज के साथ में या और भी बहुत सारी चीजों के साथ में आपने इसका कंजप्शन किया होगा। तमिलनाडु ने इसको बैन कर दिया है,
तो अगर आप तमिलनाडु जाओगे तो आपको मायोनीज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो भी रॉ एग से बनाई जाती है, क्योंकि रॉ एग से ही बनती है। मायोनीज बनती कैसे है वैसे? सिंपल, इसमें क्या होता है कि आप रॉ एग्स है जो कि लेते हो,